हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में। तो दोस्तों, अभी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था। पूरा जो है कंपनी रूल कब से कब तक था, 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक जो है कंपनी रूल कहा जाता है। वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पार्ट 2 में हम लोगों ने चार्टर एक्ट तक पूरा कंप्लीट किया था। अब बात करेंगे इस सीरीज में, जो कि पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे द क्राउन रूल। द क्राउन रूल का फेस कब से कब तक है, 1858 से लेकर 1947 तक जो है ये क्राउन रूल का फेस इसको कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छी तरह से जो है हम लोगों ने सब कुछ समझा कंपनी रूल के बारे में, कौन कौन से प्रोविजंस लाए इसके लिए। ये जो है इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ से जो है बहुत से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, ताकि कोई भी जो है पॉइंट आप लोग से मिस ना हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ जो है इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि उसको भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, द क्राउन रूल। देखिए, द क्राउन रूल हम लोग बात कर चुके हैं। 1858 से लेकर 1947 तक इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल बोला जाता है, क्यों क्राउन रूल बोला जाता है वो सब समझेंगे। देखिए, क्राउन रूल जो बोला जाता है इसको, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह को हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। में क्या हुआ, इस विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स को लग गया था कि अब जो है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए ये जो है एक्ट लेकर आया 1857 के विद्रोह के बाद, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट में क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये एक्ट जो था, इट इज सिग्निफिकेंट टू इनेक्टेड द वेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद लाया गया। इसको जो है हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट को बोला गया द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो है अब अच्छे से जो है अब शासन होगा, अच्छे से जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। इस के जरिए और क्या किया गया, एक्ट के जरिए जो है अबॉलिश किया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये चीजें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है पूरी तरीका से खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, और यहाँ पे जो है ब्रिटिश क्राउन अपने हैंड में जो है सब यहाँ का सिस्टम ले लिया इंडिया में। तो ये चीजें याद रखना है, जैसे पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर्स, जो भी टेरिटरीज था और जो भी रेवेन्यू का जो भी कलेक्शन था, वो डायरेक्ट जो है अब ब्रिटिश क्राउन के हैंड में चला गया। तो ये चीजें याद रखना है। आगे इस एक्ट का क्या क्या फीचर्स है, का क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, वो हम लोग पॉइंट जो है यहाँ देखेंगे। तो आगे बात करते हैं इसका फीचर्स पे। देखिए, इसका जो फीचर्स है, मेन फीचर्स, ये क्या कहता है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलो। मतलब इसका पहला फीचर्स है, क्या कहता है, इट चेंज्ड द डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू डेट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया। तो क्या किया गया यहाँ पे, पहले जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के। ये डायरेक्ट जो है अब ब्रिटिश क्राउन को जो है रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सिस्टम जो है चेंज कर दिया, पूरा अबॉलिश कर दिया गया, और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वाइसराय रख दिया। ये चीजें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है इंडिया में फर्स्ट जो वाइसराय बने वो कौन बने, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय थे। और इसका शासनकाल क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसका शासनकाल को अगर हम देखें तो ये थे 1856 ईस्वी में आए थे इंडिया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका शासनकाल था टोटल 1862 ईस्वी तक। तो ये 1856 से लेकर 1858 ईस्वी तक ये क्या थे, इंडिया का गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1858 से लेकर जब ये एक्ट आया, उसके बाद जो है
1862 ईस्वी तक ये इंडिया के वाइसराय रहे। तो याद रखना है, ऐसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो पहला वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग है, और लास्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो भी कौन है? कैनिंग है। तो ये चीज याद रखना है आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्या पॉइंट है, मेन फीचर्स दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है द सिस्टम ऑफ ड्यूअल कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां से इसको मिटा देते हैं तब दिखेगा अच्छा से। ये क्या कहता है, ड्यूअल कंट्रोल जो था पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हम लोग पढ़ चुके हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए जो है किया गया था। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया में क्या था? ड्यूअल कंट्रोल था। ड्यूअल कंट्रोल कैसे? पॉलिटिकल मैटर जो भी था, पॉलिटिकल मैटर वो कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो भी कॉमर्शियल मैटर था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये जो था बीओसी जो है पॉलिटिकल मैटर देख रहा था। वहीं पे इसका स्थापना किया गया था, न्यू बॉडी बनाया गया था। उसको जो है इस एक्ट के जरिए 1858 एक्ट के जरिए जो है अबॉलिश कर दिया गया, ड्यूअल सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। ये चीजें याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा कहता है, तीसरा पॉइंट तो हिंदी में पढ़िएगा तो नियंत्रण बोर्ड, और इसको निदेशक मंडल कहा जाता है। तो दोहरे जो नियंत्रण प्रणाली था उसको यहाँ से खत्म कर दिया गया इस एक्ट के जरिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब न्यू जो है यहाँ पे बॉडी का स्थापना हुआ, न्यू जो है पोस्ट यहाँ पे जो है सृजन किया गया। उस पोस्ट का क्या नाम था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मीन्स राज्य सचिव के रूप में जो है यहाँ पे नया पोस्ट बनाया गया। राज्य सचिव यहाँ पे नया पोस्ट सृजन किया गया। तो ये चीजें याद रखना है। न्यू पोस्ट जो है यहाँ पे जो है स्थापित किया गया। देखिए चौथा पॉइंट कहता है काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स वाज फॉर्म टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मतलब 15 सदस्यों का एक जो है काउंसिल बनाया गया, एक परिषद का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का गठन किया गया था उसको असिस्ट करने के लिए। और इसका जो नेचर था वो कैसा था? एडवाइजरी इन नेचर। एडवाइजरी जो था ये काउंसिल था, मतलब एडवाइस कर सकता था, कोई मैटर है उस पर एडवाइस दे सकता था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का, और जो फाइनल डिसीजंस होगा वो सेक्रेटरी के पास ही था। तो ऐसा नहीं है कि एडवाइजरी बॉडी यहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन ले सकता था, नहीं, ये सिर्फ एडवाइस कर सकता था। फाइनल जो है टेक जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ही लेंगे। तो जो है असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया था। ये चीजें भी आप लोग को दिमाग में रखना है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, द इंडियन आर्मी केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। क्या हुआ? 1857 ईस्वी के बाद जब विद्रोह हुआ उसके बाद जो है पूरा कंट्रोल जो है इस एक्ट के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने अपने हैंड में लिया। तो स्वाभाविक है जो इंडियन आर्मी था वो भी जो है डायरेक्ट कंट्रोल में अब आ गया। पहले किसके कंट्रोल में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे। अब जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में भारतीय सेना जो है आ गई। तो ये चीजें भी दिमाग में रखना है। छठा पॉइंट क्या कहता है, द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर समझ गए थे कि यहाँ जो है रिलीजियस मैटर में अगर इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है इंडियंस के साथ कॉपरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए 1857 का अगर आप विद्रोह देखें उसमें मेन एक कॉज जो था रिलीजियस मैटर्स भी था। रिलीजियस मैटर जैसे कारतूस पे जो है काऊ और पिग का जो है वो लगाया गया था चर्बी का, ये भी एक मैटर था, बहुत बड़ा फैक्टर था रिलीजियस मैटर। तो यहाँ पे उन्होंने वो समझ गया और बाद में जो एक्ट लेकर आया उसमें वो प्रॉमिस किए कि अब जो है हम इंडिया में किसी तरह का जो है रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, प्रॉमिस किया, क्योंकि वो जानता था कि इंडियन का कॉपरेशन जो है जरूरी है। अगर रिलीजियस मैटर में छेड़ेंगे इंडियन को तो यहाँ जो है आपको नुकसान होगा और इंडियन का कॉपरेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये देख चुका था 1857 का विद्रोह। इसीलिए जो है यहाँ पे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का जो है प्रॉमिस किया।
ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब अगर इसका निष्कर्ष देखें पूरा, तो यहाँ से क्या हो गया, द एक्ट मार्क द बिगनिंग ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, मतलब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। इट इज ऑल्सो नॉन एज द ब्रिटिश राज, मतलब ब्रिटिश राज के नाम से जो है अब यहाँ ये प्रसिद्ध हो गया। हम लोग कहते हैं ना ब्रिटिश राज, वो 1858 के बाद जो है चालू हो गया था, 1858 से। यह अधिनियम भारत के प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राज की शुरुआत का प्रतीक था। तो यहाँ से ब्रिटिश राज का शुरुआत हो चुका था, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है ब्रिटिश अपने हैंड में ले लिया था। उसका जो क्राउन है वो पूरा जो है अपने हैंड में ले लिया था कंट्रोल। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रोविजंस लेकर आए उस पर अब बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में जो है क्या आया, भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में लेकर आया। ये क्या कहता है, हिंदी में पढ़िए। 1857 के महान विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग जो है वो प्राप्त करना आवश्यक समझा, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं। इस सहयोगात्मक नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1861 में, 1892 में और 1909 ईस्वी में जो है 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मतलब क्या है, 1861 का जो काउंसिल एक्ट है वो 3 सीरीज में लेकर आया था काउंसिल एक्ट, 1861 में, 92 में और 1909 में। ये जो था 1857 के विद्रोह के बाद हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वो चाहते थे कि इंडियन का कॉपरेशन हो, और इसी को लेकर इंडियन का पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे ये बढ़ाने लगे, और इंडियन को जो है प्रलोभन और इस तरह से जो है पार्टिसिपेट देने की कोशिश की गई इस एक्ट के जरिए। इसका मेन फीचर्स क्या क्या है अब वो समझते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसका मेन जो है उद्देश्य और मेन फीचर्स क्या है वो समझते हैं। देखिए मेन फीचर्स जो है भारतीय परिषद अधिनियम का 1861 का मेन फीचर्स जो है, मेन मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या है, मुख्य विशेषता। पहला अगर देखें, एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल कहिए या वॉइस राय कहिए, वॉइस राय क्योंकि नेम चेंज हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है एक्सपेंड किया गया, और एडिशनल मेंबर कितना, 6 से 12 जो है एडिशनल मेंबर ऐड किया गया। किस काम के लिए, लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए जो है यहाँ पे ऐड किया गया। इसमें जो है 50% जो है नॉन ऑफिशियल होंगे, मतलब गैर सरकारी जो है सदस्य होंगे। जो भारतीय हो सकता था या ब्रिटिशर्स, कोई भी हो सकता था, जिसमें 50% जो होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। इसमें 6 से 12 जो है एडिशनल ऐड किया गया। इसका कार्यकाल जो है 2 ईयर्स के लिए जो है रखा गया, 2 साल के लिए इसका कार्य फिक्स किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें कानून बनाने के लिए 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया लॉ मेकिंग के लिए। पहले भी हम लोगों ने बात कर चुका है कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इस एक्ट के जरिए अपने इंडियंस को उसमें जो है पार्टिसिपेट देने लगा ताकि वो सहयोग करें। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो है इंडियंस को पार्टिसिपेट करने लगा। पहली बार भारतीयों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें जो है उदाहरण के लिए अगर देखिए तो यहाँ पे बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव, इसको जो है 3 लोगों को जो है यहाँ पे विधान परिषद में जो है जगह मिली और उसको जो है नॉमिनेट किया गया। तो यहाँ पे अगर दिनकर राव के बारे में जाने तो दिनकर राव जो थे वो थे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो वो दीवान थे, वो कहाँ के दीवान थे, वो ग्वालियर जो थे, ग्वालियर एक प्रेसिडेंसी था, रैयत था, वहाँ के जो है दीवान थे, और ये पूरी तरह से जो थे वफादार थे, अंग्रेजों के वफादार थे। इसीलिए जो है यहाँ पे इनको जगह दिया गया, और साथ में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो है अंग्रेजों को बहुत सहयोग किए थे, बहुत जो है हेल्प किए थे। इसीलिए 1866 ईस्वी में जो है इनको
क्या किया गया, इनको सम्मानित भी किया गया, उपाधि भी दिया गया। किस चीज का उपाधि दिया गया, इनको जो है राजा का उपाधि दिया गया और सम्मानित किया गया या किस चीज से, नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, KCSI, KCSI के नाइट से नाइट ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के नाम से इसको सम्मानित किया गया, जो कि उपाधि है एक। तो याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है और किसको ये उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि दिया गया था दिनकर राव को, और इसको जो है राजा की भी उपाधि दी गई बाद में। तो इसका नाम हो गया राजा सर दिनकर राव। तो ये चीजें याद रखना है। यही सब चीजें जो है फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कहीं से दे देगा। इसमें क्या है, आदमी जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना डिटेल्स में वो पढ़ नहीं पाते हैं। पहले भी हमने बहुत सेशंस में बता चुके हैं कि अब जो है सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। अब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा डीपली पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये चीजें हैं यहाँ से, इसीलिए ये सेशंस जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और कोई ना कोई पॉइंट जो है आप लोग को यहाँ से निश्चित रूप से जो है मिलेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने समझा। दिनकर राव के बारे में अगर कहीं से भी सवाल आएगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा अब समझते हैं, तीसरा क्या कहता है। तीसरा क्या है, द बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया विकेंद्रीकरण। मतलब क्या था, पहले सेंट्रलाइज सिस्टम था, उसको जो है डिसेंट्रलाइज किया गया। इस 1861 अधिनियम के जरिए डिसेंट्रलाइज किया गया। क्या किया गया, इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायकी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। मतलब पहले क्या था, जो प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे था या मद्रास था, उसका जो लॉ मेकिंग पावर था, लॉ मेकिंग पावर वो घटा दिया था, कम कर दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था। पूरा पावर जो था गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया था। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के जरिए क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया। मीन्स अब जो भी प्रेसिडेंसी होगा उसको भी पावर दिया गया लॉ मेकिंग करने का। ये पॉइंट याद रखना है आप लोग को। बिगिनिंग ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण का जो है प्रक्रिया की शुरुआत हो गई यहाँ से। ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है गठन किया गया। कहाँ कहाँ पे किया गया, ये किया गया बंगाल में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, तीन जगह पे जो है यहाँ पे गठन किया गया। देखिए, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब जैसे प्रांतों में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई यहाँ पे, ताकि जो है वहाँ पे प्रेसिडेंसी के लोगों को भी हेल्प मिल सके और वहाँ पे लॉ मेकिंग जो है प्रोसेस एस्टेब्लिश हो सके। तो ये चौथा पॉइंट है। यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस एक्ट ऑफ 1861 के जरिए क्या किया गया, यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, जो कि उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 ईस्वी में क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता था पोर्टफोलियो में, अंडर दिस a member of the viceroy council was made in charge of one or more department of the government। क्या किया गया यहाँ पे, इसको समझते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम में यहाँ पे काउंसिल में जो मेंबर थे उसको अलग से, या मतलब उसमें क्या किया गया, उसको इंचार्ज बना दिया गया डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट का या एक से अधिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया, और उसको बताया गया, ऑथराइज दिया गया कि आप जो है डिसीजंस ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल। मतलब काउंसिल के बिहाफ पे जो है आप डिसीजंस ले सकते हैं। इंडिया में भी अभी चल रहा है पोर्टफोलियो सिस्टम, चलता है कि नहीं चलता है। अगर आप गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होता है सेंट्रल में चाहे स्टेट में, तो वहाँ क्या होता है, कैबिनेट का गठन होता है। उस कैबिनेट में से मंत्री जो है बनते हैं। किसी का होम मिनिस्ट्री होता है, किसी का रेलवे है, किसी का आपका फाइनेंस है। तो वो सब क्या होता है, आपका वो पोर्टफोलियो है, और उस पोर्टफोलियो का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो यहाँ पे उसी तरह से जो है पोर्टफोलियो का गठन किया गया था, और अपना जो है इंचार्ज बनाया गया था डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सदस्यों, और वहाँ पे ऑथराइज किया गया था कि आप जो है डिसीजंस ले सकते हैं, आप जो है
ऑथराइज है अपने डिपार्टमेंट के प्रति। तो ये सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा, अगर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कब किया गया था और किस एक्ट के जरिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो याद रखिएगा 1861 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम, उसके जरिए जो है इम्प्लीमेंट। उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 ईस्वी में ये चालू किया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1861 ईस्वी में किया गया। ये सिस्टम, ये जो है पोर्टफोलियो सिस्टम, याद रखना है आप लोग। आगे अब देखते हैं छठा पॉइंट। देखिए छठा पॉइंट क्या किया गया है इस अधिनियम के जरिए। यहाँ पे जो है वाइसरायस को जो है ऑर्डिनेंसेस पावर दिया गया। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया। अगर इमरजेंसी में कोई भी हो तो बिना काउंसिल के एडवाइस के ही आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। इंग्लिश में पढ़िए क्या कहता है। इट इम्पावर द वाइसराय to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during an emergency. The life of such ordinances was 6 months. 6 महीने के लिए जो है 6 मंथ के लिए जो है ये ऑर्डिनेंस रहता था, ये जीवित रह सकता था। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। अभी भी जो है ऑर्डिनेंस पावर हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़ा गया और अभी भी चल रहा है। किसके पास है हमारे देश में अभी? एक तो है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, और दूसरा जो है स्टेट में गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, या ऑर्डिनेंस पावर जो है प्रेसिडेंट का वो कौन से एक्ट में दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। एक्ट नहीं, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, और गवर्नर का जो है ऑर्डिनेंस पावर वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये था छठा पॉइंट। सातवां देखते हैं। सातवां क्या कहता है? नो रियल पावर टू इंडियंस मीन्स इंडियंस हैज लिमिटेड पावर्स, दे कुड ओनली डिस्कस नॉट कंट्रोल डिसीजन। मतलब क्या हुआ? इंडियंस का तो लिमिटेड पावर था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक तरह से जो है पार्टिसिपेशन हुआ, स्टार्टिंग हुआ पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बट आप जो है डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फाइनल जो अथॉरिटी है, फाइनल डिसीजंस जो लेगा वो ब्रिटिशर्स ही ले सकता था, वो वाइसराय का ही आदमी ले सकता था, उसका ही मेजोरिटी था, इंडियंस का उसमें मेजोरिटी नहीं था। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। लेकिन एक क्या बात था, सही बात, कि यहाँ पे इंडियंस को जो है पार्टिसिपेशन दे रहा था धीरे धीरे। ये चीज़ें हैं। देखिए कंक्लूजन क्या कहता है इसका। The Act of 1861 was a small but significant step towards involving Indians in governance, though real power remain with the Britishers. तो ये चीजें हैं। ठीक है, लिमिट था, लेकिन क्या था, यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया इंडियन को। इससे पहले तो इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता था, यहाँ पे इन्वॉल्व करने लगा इस एक्ट के जरिए। ये चीजें आप लोग को समझनी है। ये था पूरा मामला 1861 ईस्वी का जो भारतीय परिषद एक्ट था, उसका क्या क्या जो है इसका फीचर्स था। 7 फीचर्स हम लोगों ने समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको रिवाइज करते रहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। अब आगे देखते हैं 92 का। अब है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 का ये जो अधिनियम है, इसका मेन फीचर्स क्या क्या है अब वो समझते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, द एक्ट इंक्रीज द नंबर्स ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर, गैर सरकारी जो है मेंबर्स को बढ़ाने लगा था धीरे धीरे। प्रोविंशियल में, सेंट्रल में, सभी जगह बढ़ा रहे थे, लेकिन मेजोरिटी जो था वो ब्रिटिशर्स के पास ही था। ये चीजें याद रखना है। दूसरा पॉइंट इस एक्ट के जरिए क्या कहता है, मेंबर्स वेयर अलाउड टू डिस्कस द एनुअल बजट बट दे कुड नॉट वोट ऑन इट। मतलब डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे बजट की बात आ गई है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोग को जरूरी है। सबसे पहले जो है भारत में 1860 ईस्वी में जो है बजट का जो है प्रावधान लाया गया, बजट को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? ब्रिटिश के जो अर्थशास्त्री थे उस समय, जेम्स विल्सन,
याद रखिएगा, तो हिंदी में लिख देता हूँ, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन थे अंग्रेज के तरफ से, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम 1860 ईस्वी में जो है इसको पेश किया था, और यहीं से जो है ये क्या हुआ था, इनकम टैक्स का जो है इनकम टैक्स जो है लागू हुआ था। और ये क्यों लाया गया था बजट? बजट इसलिए लाया गया था कि 1857 के विद्रोह में जो था बहुत से खर्चे हो गए थे, घाटा को मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पे ये बजट का प्रावधान लाया गया, बजट लाया गया, और यहाँ पे जो है इनकम टैक्स लगाया गया लोगों पे। तो इसीलिए जो है उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे, कैनिंग थे, और ये पेश कौन किया, अर्थशास्त्री थे ब्रिटिश का, जेम्स विल्सन। तो ये चीजें याद रखना है, इसका नाम। इसको जो है एक प्रसिद्ध जो है का पत्रिका है, उनको याद रखिएगा, जेम्स विल्सन का। अगर हो सकता है इस पत्रिका का अगर प्रीलिम्स में कहीं चर्चा कर दे या नाम दे दे तो आप लोग याद रखिएगा, द इकोनॉमिस्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द इकोनॉमिस्ट जो है एक पत्रिका थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जेम्स विल्सन के द्वारा जो है लाया गया था। इसका जो संस्थापक था वो जेम्स विल्सन था। ये चीजें याद रखना है। और बजट के जो है भारत में बजट का जनक जो है इसी को कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले लेकर आए थे। बजट का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो ये जो है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। 1860 में जो है सबसे पहले पेश किया गया था। ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, एक फैक्चुअल है, फैक्ट है, इसको जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है, हिंदी में इसको देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है इसमें। क्या कहता है, प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के कुछ गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन मतलब किया गया। ये किसके रिकमेंडेशन पे? ये जो था प्रोविंशियल जो है काउंसिल के और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिफारिश पे जो है वायसराय क्या करता था, अपने केंद्रीय विधान परिषद में जो है गैर सरकारी का नॉमिनेशन करता था। उसको जो है उसी के रिकमेंडेशन पे जो है वायसराय क्या करता था, नॉमिनेट करता था सदस्यों का। और दूसरा जो है जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और चैम्बरों की सिफारिश पर राज्यपालों द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के कुछ गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन का प्रावधान था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब जो चीजें हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, जमींदार्स हो गया, चैम्बर्स हो गया, इसके रिकमेंडेशन पे जो है गवर्नर, जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, वो जो है नियुक्त करता था, नॉमिनेट करता था मेंबर्स को, गैर सरकारी मेंबर्स को, गैर ऑफिशियल्स मतलब गैर सरकारी सदस्यों को जो है नॉमिनेट करता था अपने परिषद के लिए। ये तीसरा पॉइंट है, याद रखिएगा। निष्कर्ष अगर देखें इसका तो क्या कहता है, कंक्लूजन, द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस of the use of election in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council। यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई है, लेकिन इस एक्ट में जो है इलेक्शन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे नॉमिनेशन होता था, उस समय जो है नॉमिनेशन किया जाता था। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है। यही था मेन इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट इस एक्ट का 93 का। अब जो है आगे देखते हैं 1909 का। ये जो है इस सीरीज का लास्ट है। इंडियन काउंसिल एक्ट का जो सीरीज है, पहला है 1861, दूसरा है 1892 और तीसरा है 1909। ये चीजें जो हैं तीनों को हम लोगों ने बारी बारी देखा, और एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये 4 एक्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और ये देखते हैं 1909 का जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म,
मॉर्ले जो था क्या था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उस समय, और मिंटो जो था उस समय वाइसराय था, इंडिया में जो था वो वाइसराय था। तो ये चीजें जो है याद रखना है। इसमें क्या क्या इसका प्रोविजंस है, क्या क्या इसका फीचर्स है, वो समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार जो है प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन बहुत से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या किया गया इसमें, इस एक्ट में, उसका प्रोविजंस देखते हैं, उसका क्या फीचर्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधायकी परिषदों का जो है विस्तार किया गया, यहाँ पे साइज को बढ़ाया गया, कितना से कितना, 16 से 60। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मेंबर्स को बढ़ाया गया। सेंट्रल में कितना किया गया, 16 से जो है 60 किया गया, और प्रोविंशियल में जो है वहाँ पे भी चेंज किया गया, यूनिफॉर्म नहीं रखा गया। ये चीजें याद रखना है। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे मेंबर्स बढ़ाया गया, इंडियंस का कॉपरेशन जो है लेता चला गया ब्रिटिशर्स ने। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा दूसरा पॉइंट है इसका मेन फीचर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत यहाँ से जो है किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन वेर इंट्रोड्यूस फॉर सेलेक्टिंग सम मेंबर्स, मतलब फर्स्ट जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अप्रत्यक्ष का मतलब वही बोल सकते हैं कि कुछ मेंबर्स को जो है ये किया गया, कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स को ही यहाँ पे रखा गया, और कुछ सेलेक्टिव आदमी ही वोट कर सकते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है पूरा सभी आदमी जो है वोट नहीं कर सकता था। जनरल जो है जनरल इलेक्शन टाइप नहीं था, यहाँ पे सेलेक्टिव लोगों को जो है रखा गया कि वही सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन कर सकते थे, यही वोट डाल सकते थे। इसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया यहाँ पे सभी लोगों को जो है पार्टिसिपेट या इलेक्शन में जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे चुनिंदे लोगों को, जो एजुकेटेड थे या जो जमींदार थे या जो उस तरह से ट्रेड यूनियन थे, उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे मौका दिया जाता था कि आप वोट डाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया इनडायरेक्ट इलेक्शन का। ये चीजें दिमाग में रखना है। तीसरा जो कहता है राइट टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का जो अधिकार है इस एक्ट के जरिए 1909 के जरिए जो है स्टार्ट हो चुका था। मेंबर्स वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट पे जो है डिस्कस कर सकते थे, रेजोल्यूशन ला सकते थे, बट जो है फाइनल डिसीजन जो है बजट पे वोट यहाँ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते थे। ये चीजें याद रखना है। चौथा पॉइंट जो है इस एक्ट का क्या कहता है, फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय का जो है यहाँ पे नॉमिनेशन किया गया, पहला भारतीयों को जो है रखा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय के। देखिए क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स, मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, याद रखिएगा बहुत से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो वाइसराय ऑफिस का, या बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है लेजिस्लेटिव में तो नॉमिनेट कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव में जो है यहाँ पे इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था। इसीलिए सत्येंद्र प्रसाद जो था वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है पहले इंडियन थे। तो ये चीजें याद रखना है। यहाँ पे कार्यकारी परिषद था उसका जो है यहाँ पे पहला मेंबर जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वो जो कि भारतीय थे। ये चीजें याद रखना है, फर्स्ट इंडियन। अब आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। यहाँ पे जो है इसका मेन पॉइंट है, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से। मुस्लिम के लिए जो है, मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल का यहाँ पे गठन किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। का मतलब क्या हुआ, इस अधिनियम ने अलग निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार करते हुए मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू की। के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था, मतलब मुस्लिम का जो भी इलेक्शन होगा उसका जो वोटिंग करेगा वो सिर्फ मुस्लिम ही करना है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया, मतलब कम्युनलिज्म को जो है यहाँ पे लीगलाइज किया गया है इस एक्ट के जरिए।
इसीलिए जो है मिंटो जो उस समय वाइसराय थे इंडिया का, उसको कहा गया है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। याद रखिएगा, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इसको कहा गया, लॉर्ड मिंटो को। यहाँ पे जो है सांप्रदायिक जो है निर्वाचक मंडल का जो है इसको जनक कहा गया, लॉर्ड मिंटो को, समय वाइसराय थे। तो ये था दोस्तों आज का पूरा सेशंस, और आई होप यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। द क्राउन रूल में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, 1858 का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसके बाद हम लोगों ने 1861 का जो कि भारतीय परिषद एक्ट था, और 1892 जो कि परिषद एक्ट था, और 1909 ये भी जो है परिषद एक्ट का ही सीरीज था। तो हम लोगों ने 4 एक्ट के बारे में, इसका फीचर्स हम लोगों ने समझ लिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये ज़रूरी है। तो आप लोग के लिए ये ज़रूरी था, और यहाँ से आपको रिवीजन भी हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करिए ताकि उसको भी हेल्प हो सके। अगर कोई आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको हौसला बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।